कल हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा था ना। आज आज हम चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि हाउ कैन वी हैव चार्ज एट रेस्ट। हमने आधा पढ़ा था कल। हमने ये पढ़ लिया था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमने पढ़ ली थी कल। आज हम ये पढ़ेंगे कि हम चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज को रेस्ट पे कैसे लेके आना है। तो हमारे पास तीन प्रोसेस हैं। फर्स्ट इज फ्रिक्शन, another one is conduction, and last one is induction। ठीक है। तो फ्रिक्शन का क्या कंसेप्ट है, फ्रिक्शन में क्या है कि मान ले हमारे पास, फ्रिक्शन में क्या है कि हमारे पास मान ले एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरी ऑब्जेक्ट हमारे पास बी है। ठीक है। ए एंड बी दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ए एंड, एक मिनट। ए एंड बी दो ऑब्जेक्ट्स हैं और हम क्या करते हैं, इनको ना रबिंग करते हैं, इनके आपस में रब करने लग जाते हैं। तो क्या होता है, सपोज ए में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के बी में चले गए। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे ए से बी में जाएंगे तो ए पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और बी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ए में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए और बी में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अगर ए पे चार्ज पॉजिटिव आया है तो बी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन ये उठता है कि ए से ही क्यों गए बी में, बी से ए में आ जाते। तो ये चीज डिपेंड करती है वर्क फंक्शन के ऊपर, किसी भी चीज, किसी भी सब्सटेंस के वर्क फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। व्हाट इज अ वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम एनी सब्सटेंस। ठीक है। अब किस में से जल्दी निकले हैं, किस में से निकले हैं इलेक्ट्रॉन्स, ए में से निकले हैं ना, तो ए का वर्क फंक्शन बी के वर्क फंक्शन से कम है। ठीक है, तो इसीलिए निकले हैं इलेक्ट्रॉन्स ए से बी की तरफ। तो मतलब जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात, इसमें जो मैग्नीट्यूड होता है ए पे चार्ज का और बी पे चार्ज का, मैग्नीट्यूड सेम होता है इसमें। ठीक है। एक और चीज़ है, इसमें हम टच करते हैं। टच इन द सेंस के रबिंग कर रहे हैं, तो मतलब टच तो होगा ही, दोनों सब्सटेंसेस आपस में टच हो रही हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। फ्रिक्शन में इतना ही है बस। ओके। कोई क्वेश्चन है तो टाइप कर ले। अच्छा, कल कल वाले टॉपिक में कुछ पूछना है, कल वाले टॉपिक से उसमें कोई टॉपिक हो तो मैसेज कर देना। ठीक है, अगर कल का जो टॉपिक था उसमें कुछ पूछना हुआ। फ्रिक्शन के बाद दूसरा आता है हमारे पास, सेकंड मेथड है हमारे पास कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में भी हम टच करते हैं। ठीक है, या टच करते हैं बाय वायर से, या जैसे भी। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, वो हमने किसी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज कर ली, इस पे पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है। ठीक है, क्यू चार्ज है। और मान ले मैंने एग्जैक्टली सेम टाइप की एक और ऑब्जेक्ट ले ली बी, मतलब ए और बी बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, लेकिन बी पे कोई चार्ज नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, बी को पहले या तो वायर के साथ या वैसे टच कर देता हूँ ए से, फिर हटा देता हूँ। एक बार टच करता हूँ फिर हटा देता हूँ। कंडक्शन की बात कर रहे हैं। तो ए बी पे भी देखेगी, बी पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा टच करने के बाद। तो अगर आइडेंटिकल का, मैं सिर्फ अभी आइडेंटिकल केस ले रहा हूँ, जो डिफरेंट केस है ना, बाकी अगर छोटा स्फीयर हो बड़ा स्फीयर हो, पिथ बॉल्स, इसको पिथ बॉल्स बोलते हैं। अगर बड़ी पिथ बॉल हो, मेटेलिक बॉल, बड़ी हो छोटी हो, वो हम करेंगे कैपेसिटेंस में। अभी हम आइडेंटिकल बॉल्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब रेडियस सेम है, मटेरियल सेम है, सब कुछ सेम है ए और बी बॉल का। तो सॉलिड बॉल है, मतलब भरी हुई है अंदर से भी, हॉलो नहीं है अंदर से। तो ये चार्ज, इसके पॉजिटिव चार्ज है, इसको इसको हमने टच किया बी से, तो बी पे भी चार्ज आ जाएगा। यहाँ पहली बात तो ये कि नेचर जो आएगी चार्ज की दोनों में वो सेम आई है, एक तो पहली बात ये पता लग गई हमें।
दूसरा, अगर हमने निकालना हो कि टच करने के बाद ए पे कितना चार्ज रह गया और बी पे कितना चार्ज रह गया, तो उसका एक फॉर्मूला याद रखना। क्या? 1/2 चार्ज ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मतलब टच करने से पहले। 1/2 चार्ज पहले पे कितना था, क्यू। दूसरे पे कितना था, जीरो। तो आंसर कितना आ गया, Q/2 आ गया। तो इसको भी Q/2 चार्ज दे दे, इसको भी Q/2 चार्ज दे दे। ठीक है। अब देखने में तो ये लगता है कि सीधा ही है सर, ये अभी हाफ हाफ ही कर देते हैं आप, आधा आधा हो गया। लेकिन ये कहानी ना थोड़ी सी बदल जाती है अगर हम तीन ले लें। अगर हम तीन स्फीयर्स ले लें ना, तो ये बदल जाती है बात। कैसे? मान ले मेरे पास तीन स्फीयर्स हैं। ए मेरा फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज है ना। बी मेरा अनचार्ज है, सी मेरा अनचार्ज है। अगर मतलब ऐसे बात करें कि ए बी सी की बात करें कि मान लो ए को बी से टच किया, फिर बी को सी से टच किया, फिर सी को ए से टच किया। तो अगर वैसे हमारा दिमाग ये कहेगा कि Q/3 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 आना चाहिए चार्ज तीनों पे। पर ऐसा नहीं होता। जैसे ए को आपने बी से टच किया, देखो। तो ए पे चार्ज कितना है हमारे पास, पहला पहला केस कर रहे हैं हम, ए को बी से टच कर रहे हैं। तो जब ए को बी से टच करेंगे, मान लो ए पे चार्ज स्टार्टिंग में कितना है, क्यू। बी पे कितना है, जीरो। तो इसका हाफ करेगी तो आंसर कितना आ जाएगा, Q/2। यानी जब ए को बी से टच कर लोगे तो ए पे चार्ज रह गया Q/2, बी पे चार्ज आ गया Q/2, और सी पे चार्ज अभी आया नहीं है। फिर हमने बी को सी से टच किया। जब बी को सी से करेंगे, अब बी पे चार्ज कितना है, Q/2। सी पे जीरो है, उसका हाफ करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, Q/4 आ जाएगा। तो इसके बाद मतलब ये जब हमने टच कर दिया, उसके बाद क्या होगा कि ए को तो हमने छेड़ा नहीं। तो ए पे तो चार्ज Q/2 ही रहा। बी को हमने छेड़ा, बी को सी से टच किया, बी पे चार्ज कितना आ गया, Q/4। और सी पे चार्ज कितना आ गया, Q/4 आ गया। ठीक है। क्योंकि बी को सी से टच किया, अब फिर क्या करेंगे, सी को ए से टच करेंगे लास्ट में। तो सी पे चार्ज कितना, ए पे चार्ज है Q/2, सी पे चार्ज कितना है, Q/4। दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे। इसको सॉल्व करेगी तो आंसर आएगा 3Q/8। मतलब ए पे चार्ज कितना आ गया, ए पे चार्ज हो जाएगा 3Q/8, सी पे चार्ज हो जाएगा 3Q/8, और बी पे चार्ज हमारे पास कितना आ गया, Q/4 आ गया। ठीक है सिया, समझ आई बात? ठीक है। तो ये हमारे पास तीन केसेस, जैसे तीन केस हैं, तो इसके साथ का न्यूमेरिकल आएगा, तो मतलब मिलेगा तेरे को। तो उस टाइम पे फिर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना। ये हमने कंडक्शन कर लिया। कंडक्शन में क्या सीखा हमने? कंडक्शन में हमने ये सीखा कि जब इस तरह से टच करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो हो रही है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। वैसे इक्वल पोटेंशियल तक होता रहता है वो मैंने, क्योंकि पोटेंशियल अभी तुझे कराया नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसीलिए मैंने इनको आइडेंटिकल लिया है, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है जल्दी समझ आ जाए। कंडक्शन में हम टच करते हैं। ठीक है। फ्रिक्शन में क्या हो रहा था? फ्रिक्शन में तो मैग्नीट्यूड सेम आ रहा था, यहाँ मैग्नीट्यूड सेम नहीं आ रहा, आइडेंटिकल आ रहा है। ये बात याद रखना, ठीक है। चाहे आंसर तेरे जैसे भी आ रहे हैं, यहाँ सेम आ रहा है, यहाँ पे तो डिफरेंट हो गया ना। अब तीन टच किए तो देखो तीनों पे लग लग आ गया, ये दोनों पे सेम आ गया, बीच में लग आ गया। तो ये भी ध्यान रखना है इस बारे में। अब आ गया लास्ट केस, थर्ड केस, जिसको बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन में ये है कि खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला, मतलब टच नहीं किया इसमें। इसमें क्या है, तेरे पास कॉन्सेप्ट कैसे स्टडी करना है, ये कि हमारे पास मान ले एक पिथ बॉल है। ठीक है। इसको हम लक्कड़ के स्टैंड के ऊपर रख लेते हैं, लक्कड़ मतलब इंसुलेटर के स्टैंड के ऊपर रख लिया। फर्स्ट डायग्राम मेरी ये है। सेकंड डायग्राम मेरी क्या है कि मेरे पास सेम यही पिथ, यही है मेरे पास। सेकंड डायग्राम में मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास यही पिथ बॉल सेम ही है। लेकिन अब मैंने क्या किया कि मैंने इसके पास एक रॉड ले आया, मैं पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड ले आया। ठीक है। तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज रॉड से क्या होगा कि इसमें पोलराइजेशन हो जाएगी। पोलराइजेशन का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, सेपरेट कर देना। जैसे क्लास में बोलो कि बेटा लड़कियां एक साइड हो जाओ, लड़के एक साइड हो जाओ, वो पोलराइज कर दिया आपने क्लास में। ठीक है। पोलराइजेशन का मतलब ये होता है। तो पोलराइज करना क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज ने
इधर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट करा दिया, खींच लिया, और जो भी पॉजिटिव चार्ज था इस पिथ बॉल में उसको रिपेल कर दिया, अवे रिपेल कर दिया। फिर क्या किया आगे, नेक्स्ट डायग्राम क्या क्या आएगी हमारे पास? अगली डायग्राम में हमने क्या किया कि हम्म, सही है। बेचारा सारा ही बिखर गया। मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि हमने अब क्या किया, थर्ड डायग्राम में क्या शो करेगी तो, कि पॉजिटिव रॉड तो ऐसे रखी हुई है, ये वाली जो पोर्शन है उसको अर्थिंग कर दिया, इधर वाले पोर्शन को अर्थिंग करने का मतलब कि जितना भी चार्ज है इस तरफ वो सारा अर्थ में चला जाएगा। तो कौन सा चार्ज रहेगा यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज रह गया सिर्फ। तो ये नेगेटिव क्यों नहीं गया बीच में? नेगेटिव बीच में इसलिए नहीं गया क्योंकि पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को क्या करा हुआ है, अभी पकड़ के रखा हुआ है। अगर हम इसको भी हटा देंगे और अर्थिंग भी हटा देंगे, ठीक है, अर्थिंग भी हटा दो और इसको भी हटा दो, दोनों चीजें हटा दो, तो क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज पूरी तरह स्प्रेड कर जाएगा सारी जगह पे। क्यों कर जाएगा स्प्रेड? नेगेटिव यहीं क्यों नहीं पड़ा रहा? ठीक है, इसका आंसर ये है कि जो नेगेटिव है वो दूसरे नेगेटिव को रिपेल करता है। मान लो घर में चार बंदे हैं, बनती नहीं आपस में, तो चार सारे दूर दूर घर, दूर दूर बैठेंगे ना घर के। तो ये ऐसे ही हो रहा है, तो ये सारे बंदे जो हैं, सारे चार्ज जो है स्प्रेड हो गया सारा चार्ज। अब ये हमने जो चार्ज लिया था वो क्यू लिया है, तो यहाँ पे चार्ज कितना आया, इसके ऊपर क्यू डैश आया। तो अगर कोई पूछ ले कि आपने कितना चार्ज लेके चले थे, आप क्यू लेके चले थे हम पॉजिटिव, और आया कितना चार्ज है, क्यू डैश। तो क्यू डैश की वैल्यू का आंसर होता है -Q 1 - 1 अपॉन K। ठीक है, ये K क्या था, कल बताया था K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये K। ठीक है, कल बताया था मैंने, K नहीं बताया? K के बारे में तो नहीं बताया ना कल? K तो नहीं आया कल। नहीं, K नहीं आया कल। नहीं, K जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, आएगा आज। बताऊंगा, इसकी वैल्यू याद रखना। ये फॉर्मूला ना याद रखना, भूल जाता है ये फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया, ये वाला फॉर्मूला। क्योंकि हम मेटल्स के साथ काम कर रहे हैं, तो के जो मेटल्स के लिए के की वैल्यू इन्फानाइट होती है। तो अगर मैं तुझे पूछूं कितना चार्ज आया, मान लो मैं 10 कूलम लेके चला, तो इस पे कितना कूलम आया? क्या 10 ही आया, कम आया, 10 से ज़्यादा आया, कितना आया? तो उसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला, Q' = -Q 1 - 1 अपॉन इन्फिनिटी कर देंगे, क्योंकि के की वैल्यू इन्फानाइट है फॉर मेटल्स। ठीक है, तीन वैल्यूज याद रखना, के एयर के लिए होता है 1, वैक्यूम के लिए भी। के वाटर के लिए होता है 81। ठीक है, लेकिन के जो मेटल्स के लिए इन्फानाइट होता है। के की वैल्यू पुट करेगी तो Q' = -Q 1 - 0 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। तो Q' = -Q, यानी इस केस में, मेटल्स के केस में चार्ज सेम आता है, लेकिन साइन डिफरेंट हो जाता है उसका। ठीक है सिया, समझ आ गई? पता लग गया भाई? ओके। भिंड आ गई, भिंड। 1 मिनट रुक। हाँ जी, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सिया हमारा जो बेस था बेटा, थोड़ा थोड़ा वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम मेन चीज की तरफ जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट की तरफ। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ के बारे में क्या क्या पढ़ना है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। 1 मिनट रुक जा बस। 1 मिनट बस, डिस्कस करते हैं।
कूलम लॉ बेसिकली क्या होता है कि सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 Q2, नेचर सेम है दोनों की, मतलब लाइक चार्जेस है। लाइक चार्जेस को ऐसे लिखा जाता है Q1 × Q2 ग्रेटर देन जीरो। मतलब अगर दोनों पॉजिटिव हैं तब भी उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो होगा, अगर दोनों नेगेटिव है तब भी उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये दोनों चार्जेस क्या कर रहे हैं, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो कूलम ने क्या बताया था, कूलम ने ये बताया था कि जिस फोर्स से ये रिपेल करते हैं वो फोर्स चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो ये फोर्स होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो ये फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होती है। ठीक है, यानी ये फोर्स वो ग्रेविटेशन वाली फोर्स जैसी ही है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव थी, ये रिपल्सिव भी होती है अट्रैक्टिव भी होती है, दोनों फोर्सेस हैं। अब ये जो कांस्टेंट है के, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। ये EPSILON, एप्साइलन, एप्साइलन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। वैसे बता रहा हूँ। अब जो के की वैल्यू अगर हम निकालेंगे ना, तो के की वैल्यू आएगी 9 × 10⁻⁹। अब अगर मैं कहूँ के यूनिट निकालने हैं, ठीक है, तो कैसे निकलेंगे, देखो फोर्स के यूनिट न्यूटन हो गए, रेडियस के हो गए मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बन गया ऊपर जाके ये। कूलम एंड कूलम, कूलम स्क्वायर बना ऊपर, वो नीचे चला जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर, तो बन जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। तो ये के यूनिट आ गए। ठीक है। और अगर कोई पूछे एप्सिलॉन नॉट के यूनिट कितने हैं, तो देख एप्सिलॉन और जो के है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस फॉर्मूले में। देख रही है, इस फॉर्मूले में के एंड एप्सिलॉन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर कोई एप्सिलॉन के यूनिट पूछे तो एप्सिलॉन के जो यूनिट होंगे वो के यूनिट से मतलब इनवर्स होंगे, यानी न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर, तो ये एप्सिलॉन नॉट के यूनिट होंगे। तूने क्या करना है, डायमेंशंस निकालनी है इसकी, के की डायमेंशंस भी निकालनी है, तो एप्सिलॉन की डायमेंशन उससे उल्टी होंगी, तेरा होमवर्क है ये। अब क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, एप्सिलॉन क्या चीज है ये, मतलब ये फोर्स प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। मतलब अगर अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगी, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम होगी। तो के का क्या कंसेप्ट है, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को बेसिकली बोलते हैं, जो एप्सिलॉन के नीचे पैर में नॉट मतलब जीरो लगाया हुआ है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन बेसिकली किसके बारे में बताता है, एप्सिलॉन मीडियम के बारे में बताता है। देख अब मेरी बात सुन, जैसे मैं तेरे को पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे मैं तेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहा, तुझे देख भी नहीं पा रहा, तो उतना अच्छे से नहीं, मैं तेरे एक्सप्रेशन से मुझे पता नहीं लगेगा कि तुझे समझ आ रही है नहीं आ रही है। मतलब हमारे बीच में मैं तेरे को नॉलेज दे रहा हूँ, पहुंच रही है तेरे पास, पर तेरी तरफ से मेरे को नहीं रिस्पॉन्स आ रहा, तो मतलब कहने का हमारे बीच की जो परमिटिविटी है ना वो कम है इस टाइम पे। ठीक है, इस टाइम पे परमिटिविटी कम है। इसको ऐसे भी समझ सकती हैं, मान ले क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो कोई बंदा आ गया अंदर क्लास में, वो टीचर पढ़ाते पढ़ाते एकदम डिस्टर्ब हो गया, वो नॉलेज दे रहा था अपनी फोर्स लगा रहा था, लेकिन मीडियम डिस्टर्ब, मीडियम अच्छा नहीं है क्लास का, तो हम कहेंगे क्लास की परमिटिविटी में गड़बड़ है। मतलब बेसिकली जो परमिटिविटी है वो क्या बताती है, वो इन दोनों के बीच का मीडियम कितना बढ़िया है ताकि फोर्स अच्छे से लग पाए। इनके बीच में एयर है, इनके बीच में कोई वैक्यूम है या एयर है या कोई और मीडियम है, पानी है। ठीक है, तो वो मीडियम के बारे में कौन बताता है हमें, मीडियम के बारे में हमें एप्सिलॉन बताता है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट बताता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्यों बोला है इसको, फ्री स्पेस का मतलब होता है एयर, इस टाइम पे इन दोनों के बीच में एयर है या वैक्यूम है, दोनों को फ्री स्पेस बोला जाता है, इसलिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिखा हुआ है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि ये जो दो चार्जेस हैं अभी इनको हमने कहाँ पे रखा हुआ है, अभी इनको हमने वैक्यूम या एयर में रखा हुआ है। ठीक है, ये मतलब है इसका, एक मिनट बस अब करते हैं। देख अब क्वेश्चन ये आ गया, अब एक मिनट।
बस एक। हाँ ये रहा। हम्म। तो यहाँ पे पेश करा। ये डेफिनेशन तूने याद भी करनी है कूलम लॉ की, ठीक है। ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। क्या है डेफिनेशन कूलम्स लॉ की? डेफिनेशन है कि कूलम्स लॉ states that the force of attraction और repulsion, ये एग्जैक्ट सेम वर्डिंग यूज करनी है डेफिनेशन में, ठीक है। between two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. The force act along the line joining the two charges, ये लाइन, ये क्या मतलब है कि ये जो लाइन दोनों के बीच में लग रही है इसके अलोंग लग रही है फोर्स, इसको इधर रिपेल किया, इसको इधर रिपेल किया, तो ये फोर्स अलोंग द लाइन लग रही है यहाँ पे, ठीक है। ये इसका मतलब ये है, मतलब बेसिकली नहीं भी लगती कई फोर्सेस अलोंग द लाइन, न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं लगती अलोंग द लाइन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये लग रही है। मतलब लाइन ज्वाइनिंग द, ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऐसी लगती है, पॉइंट लगा के दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन बनती है उसके अलोंग फोर्स लगती है हमेशा। तो इसका, ये लाइन का मतलब ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन एक और बताता हूँ तेरे को, थोड़ी सी बात देख। अभी मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मान लो दो चार्जेस हैं, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन वैसे तेरे को पूछता हूँ, ठीक है। अब बताना तेरा आंसर मेरे साथ मैच करता है, ठीक, राइट करना या रॉन्ग करना, ठीक है, क्रॉस मार देना अगर। मान ले Q1 चार्ज बड़ा है Q2 से, ठीक है, Q1 बड़ा है Q2 से, तो कौन किसको ज्यादा रिपेल करेगा? मान ले तूने आंसर दे दिया, ठीक है, तूने मान ले कुछ दे दिया आंसर, Q1 बड़ा है कि Q1 बड़ा है Q2 से, तो मैं पूछ रहा हूँ कौन किसको ज्यादा रिपेल करेगा। जनरली बच्चे बोलते हैं Q1 ने Q2 से, Q1 बड़ा है Q2 को रिपेल करेगा, ज्यादा रिपेल करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली करेंगे। जैसे तू और कौस्तुभ है, अब मैं तुम्हें कहूँ तुम्हारे में से कौन भाई बहन हो, तुम कौन ज्यादा भाई है, कौन ज्यादा बहन है, ठीक है, तो इसका आंसर तो होगा नहीं, दोनों एक दूसरे के भाई बहन हो, म्यूचुअल हो। यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस आपस में म्यूचुअल है, मतलब दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे, ठीक है। पता लग गया तूने क्या आंसर दिया था? यही दिया था। ओके ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देख, ध्यान से समझना। अब मान ले तेरे पास चार्ज Q1 एंड Q2 चार्ज हैं, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज R है, और मैं ये एयर की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये काम की चीज है। जैसे मैं तेरे को क्वेश्चन ये पूछूं, मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि हम नमक को ना पानी में डालते हैं और हल्का सा चम्मच हिलाते हैं, NaCl होता है नमक, तो Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, घुल जाता है पानी में नमक, ठीक है। लेकिन अगर मैं हवा में ऐसे नमक गेरूं और तुझे कहूं चम्मच हिला नीचे से हवा में, तो क्या वो नमक हवा में घुल जाएगा? नहीं घुलेगा ना हवा में। तो क्यों, ऐसा क्यों होता है, हवा में क्यों नहीं घुलता और पानी में क्यों घुल जाता है? अभी तेरे को समझ आएगी, यहाँ पे ध्यान देना। मेरे पास ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2, जिनको मैंने एयर में रखा हुआ है या वैक्यूम में रखा हुआ है, ऐसे समझ सकती है। तो इनके बीच में फोर्स होगी इन वैक्यूम या इन एयर, लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R², ठीक है। ये फोर्स होगी, ये वैक्यूम की फोर्स है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्यों आया? क्योंकि फ्री स्पेस है, एयर है बीच में। अब मैंने क्या किया ना, तो मैंने डिस्टेंस चेंज किया दोनों के बीच का, आर है Q1 एंड Q2, ना मैंने डिस्टेंस चेंज किया ना मैग्नीट्यूड चेंज किया, मैंने क्या चेंज कर दिया, मैंने इन दोनों के बीच का मीडियम चेंज कर दिया। मतलब इन दोनों को मैंने पानी में डाल दिया, या तू ऐसे समझ, अभी मीडियम चेंज कर दिया मैंने इन दोनों के बीच का। तो अगर मीडियम चेंज किया तो फोर्स इन द मीडियम विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन, अब यहाँ m हो जाएगा। एप्सिलॉन क्या पहले एप्सिलॉन क्या बता रहा था कि हम कहाँ बैठे हुए हैं, हम एयर में बैठे हुए हैं या वैक्यूम में बैठे हुए हैं। यहाँ एप्सिलॉन क्या बता रहा है कि हम किसी मीडियम में बैठे हुए हैं। तो Q1 Q2/R² आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को 1 मान ले, इसको 2 मान ले। अब इसका रेशो ले ले दोनों का। अगर इनका रेशो लेंगे हम, तो क्या बनेगा देखो, बाकी चीजें तो सेम ही है ना, F वैक्यूम ओवर F मीडियम का रेशो, सिर्फ एप्सिलॉन्स बच जाएंगे, बाकी सब कुछ कट जाएगा, ऊपर जाएगा एप्सिलॉन m, नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन r, या इसको बोलते हैं k, बड़े वाला k। ये जो ऊपर था वो छोटा k था। हाँ कुछ पूछना है? ये हाथ क्यों आ गया यहाँ मेरा? ये मेरे कारण आया हाथ?
लोअर है, अच्छा मैंने खुद ही हाथ डाल दिया। ठीक है, तो ये एफ, एफ मैंने रेशो ले ली इनकी, मतलब वैक्यूम ऊपर रख लिया, मीडियम नीचे रख लिया, एप्सिलॉन एम ऊपर आ गया, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, इसके कोई यूनिट नहीं होते क्योंकि रेशो ऑफ फोर्सेस की रेशो ही है ना, रेशो के यूनिट नहीं होते, नो यूनिट। और ये क्या है, ये के क्या है, के वही जो पहले आया था, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बारे में भी बताऊंगा तुझे ये क्या होता है, पर अभी नहीं, अभी इतना ही है। अब तुझे पता है, अब मैंने क्वेश्चन क्या, ये वाला फॉर्मूला बड़े काम का फॉर्मूला, ये हमें मीडियम और उसके बारे में बताता है, ये भूलना नहीं है फॉर्मूला। जबरदस्त फॉर्मूला है ये, बहुत काम आएगा आगे आने वाले टाइम में। अब क्वेश्चन क्या है, मैंने तुझे क्वेश्चन कहा था Na+ और Cl नेगेटिव। मान ले इन दोनों के बीच में फोर्स है जो वो 81 न्यूटन है, सुपोज ऐसी ले ली मैंने, एयर में। यानी फोर्स इन वैक्यूम 81 न्यूटन है। अब मैंने इनको किस में डाल दिया बेटा, मैंने इसको वाटर में डाल दिया दोनों को। ठीक है, अब जो मीडियम हो जाएगा बाहर, एयर की बजाय मीडियम कौन सा हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो मैं अब फोर्स इन मीडियम निकालना चाह रहा हूँ। तो यहां से अगर मैं फोर्स इन मीडियम निकालूं तो फोर्स इन मीडियम ऊपर ले जा, के नीचे ले आ, तो फोर्स इन वैक्यूम ओवर के बन जाएगा फॉर्मूला। यहीं से बना दिया मैंने। फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय के इज इक्वल टू फोर्स इन मीडियम। तो यहाँ पे हम अगर फोर्स इन मीडियम निकाल लें तो वो क्या आ जाएगा, 81 डिवाइड बाय, अब वाटर का के मैंने तुझे अभी ऊपर बताया था, वाटर का के 81 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन आ जाएगा कट के। यानी जो फोर्स है वो रिड्यूस हो गई, एप्सिलॉन बढ़ गया, फोर्स रिड्यूस हो गई। अब फोर्स सिर्फ 1 न्यूटन रह गई। अब तू चम्मच मारेगी पानी में, एन अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, फोर्स डिक्रीज हो गई। मीडियम क्या, यानी याद रखना, मीडियम में अगर एयर के अलावा किसी मीडियम में चार्जेस को रखते हैं तो फोर्स डिक्रीज होती है, ये बात दिमाग में रखना। एप्सिलॉन क्या करता है, एप्सिलॉन बढ़ता है। ठीक है, एप्सिलॉन बढ़ जाएगा। एप्सिलॉन मीडियम का तो ज्यादा है ना, उससे एक के टाइम ज्यादा है। ठीक, अगर एप्सिलॉन एम की बात करें तो के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट बनता है ये। अगर एप्सिलॉन एम पूछ ले, कोई एप्सिलॉन पूछ ले तुझे कि एप्सिलॉन एम कितना होगा, तो इट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू के टाइम्स हो गया। एप्सिलॉन बढ़ गया मीडियम में, लेकिन फोर्स कम हो गई। ये बात समझ आई? ओके ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब यहाँ पे सिया हमने क्या किया, यहाँ पे कूलम लॉ कर लिया। ठीक है, मैं ना तेरे को वीडियो भेजूंगा, उसमें कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है, वो भी कर लेना तू वहां से। नहीं समझ आएगा तो कल कराऊंगा, मेरे को न्यूमेरिकल कराने हैं, जरूरी है वो। कॉन्सेप्ट समझ अब, क्योंकि काफी न्यूमेरिकल देख यहाँ तक ना, ये मैं तुझे दिखाता हूँ, तेरी बुक है ये। जब तू पढ़ेगी ना कूलम लॉ, तो यहाँ से 1 से लेके 7 तक पहले न्यूमेरिकल्स करने हैं। ये मैं भेज दूंगा तेरे को, वैसे तेरे पर है बुक, उसी में से कर लेना। और ये डायरेक्ट्रिक की सारी बातें दी हुई यहाँ से न्यूमेरिकल शुरू होते हैं। ये 5 से लेके ये सारे करने हैं जितने भी दिए हुए, 5 6 7 8 9 10 11 12, कल करेंगे वैसे हम, आज तो तेरे से जितने हुए उतने कर लेना, कोशिश करना, बाकी मैं करा दूँ। पहले कॉन्सेप्ट समझ, कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है। लो, आज ना होना चाहिए था, मतलब क्या कहते हैं, आवाज चाहिए मेरे को तेरी, आवाज है नहीं है। देख अब ध्यान से सुनना, अब काम की बातें हैं। मेरे पास ना, अब मैं कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ जो मैंने एक्चुअली में क्या किया है, मैं तेरे को बताता हूँ मैं क्या कराने लगा हूँ। मैंने ना, अब जनरली होता क्या है बच्चों से, न्यूमेरिकल्स होते नहीं है, मतलब क्वेश्चन पढ़ते हैं न्यूमेरिकल होते नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने जितने भी क्वेश्चंस हैं तुम्हारे इसमें, उसमें से सारे कॉन्सेप्ट निकाल लिए भी बच्चों को कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ये भी कॉन्सेप्ट है, ये भी कॉन्सेप्ट है, ये भी कॉन्सेप्ट। अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट आता है तो इसके साथ के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो सारे निकल जाएंगे। तो पहले कुछ मैंने मेन मेन कॉन्सेप्ट निकाल के, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं तेरे को कराने जा रहा हूँ। मैं न्यूमेरिकल नहीं करा रहा, कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मान ले तेरे को इस तरह से क्वेश्चन आता है कि मेरे पास, तेरे पास मतलब एक पिथ बॉल है, मेटेलिक बॉल है, ठीक है, उस पे कुछ चार्ज है। ठीक है, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं एक और मेटेलिक बॉल को इस बॉल के ऊपर रखना चाह रहा हूं, मतलब रखना चाह रहा हूं इसके ऊपर हवा में,
स्टेबल करना चाह रहा हूं, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम में लेके आना चाह रहा हूं मैं। पहले ये दिमाग में सोच के बता, पहले जो फर्स्ट तेरा एक्सप्रेशन आएगा, प्लस माइनस साइन है तेरे पास, कि इस पे चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए। मैं स्टेप ऊपर रखना चाह रहा हूं इसके। जनरली आंसर नेगेटिव देते हैं। पर अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूंगा, देख ध्यान दे, तो इसका वेट तो नीचे लग रहा है mg, और नेगेटिव रखने के कारण नीचे वाला खींच लेगा इसको अपनी तरफ, तो अट्रैक्ट करेगा इसको। हाँ, तो नेगेटिव नहीं रखना है इसको, कौन सा चार्ज रखना है इस पे, पॉजिटिव चार्ज रखना है, ताकि ये इसको रिपेल करे। हमें इसका वेट तो इसको नीचे लेके आ ही रहा है। यू नीड अ फोर्स अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेट। वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, फोर्स विल बी एक्टिंग अपवर्ड्स। दिस ई मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कूलम की फोर्स दी है हमें, जो ये फॉर्मूला था Q1 Q2/r², दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसके बारे में बताता हूं मैं अभी क्या है। ठीक है, तो अब बात ये हो गई कि यहाँ पे ये जो ऊपर वाला जो पिथ बॉल है, वो तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा अगर इस पे चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मान लो इस पे चार्ज है Q डैश, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम? कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ये होगी कि वेट ऑफ द पिथ बॉल, ऊपर वाली वेट ऑफ द पिथ बॉल, इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो एम जी विल बी इक्वल टू के क्यू डैश डिवाइडेड बाय r²। व्हाट इज r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू स्फीयर्स। तो यहां से तू मतलब क्वेश्चन आएगा, कुछ ना कुछ दिया होगा, कुछ ना कुछ निकालना होगा, तो निकल जाएगा। ठीक है, समझ आएगा कॉन्सेप्ट? नेगेटिव एक्सटर्नल फोर्स जीरो मतलब, हाँ, नेट फोर्स जीरो हो गई उसके ऊपर। ठीक है, नेट फोर्स जीरो हो गई, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, एफ नेट जीरो हो गई। मतलब जितनी फोर्स नीचे लग रही थी, उतनी ही फोर्स ऊपर लग रही है, तो नेट फोर्स जीरो हुई। एक्सटर्नल, दोनों एक्सटर्नल ही है। एक्सटर्नल तो हम पे डिपेंड करता है वैसे, एक्सटर्नल फोर्स कौन सी होती है फिर बताऊंगा वो, अभी नहीं। ठीक है, ये बात याद। अच्छा, मैंने तुझे एक बात और बतानी थी, 3 मिनट रह गए, एक ही कॉन्सेप्ट होगा आज। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने पढ़ी थी अभी, कूलम की जो ये फोर्स है, ये वाली फोर्स, इसकी इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये फोर्स जो है ना, इसकी जो रेंज होती है वो इनफानाइट होती है फोर्स की। ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है, रेंज तो इनफानाइट है। ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होती है, न्यूक्लियर से कम होती है, ये भी याद रखना। ये फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। जो फोर्सेस जनरली इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती हैं ना, वो फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं। ठीक है, तो ये फोर्स कंजर्वेटिव है, और ये फोर्स बिटवीन द सेंटर्स एक्ट करती है, इसलिए इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ठीक है, ये वैसे इस फोर्स की जो रेंज होती है ना, रेंज है तो इन्फिनिटी बोलते हैं, लेकिन नीचे जो रेंज है ना, वो 10⁻⁻, -10 नहीं, ले लो बस, -10 तक होती है इसकी रेंज। क्यों -10 से नीचे क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती, होती तो ये फोर्स रहती तो है, बट बेसिकली -10 से नीचे हम पहुंच गए न्यूक्लियस के अंदर। अब जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन 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 है, वो रिपेल कर रहे हैं प्रोटॉन प्रोटॉन, वो जो रिपल्शन है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, वो न्यूक्लियर फोर्स आ जाती है न्यूक्लियस के अंदर, वो इससे बड़ी होती है। कोलंबियन फोर्स है, इसको कोलंबियन फोर्स भी बोलते हैं, इससे बड़ी होती है, इसलिए मतलब हम ये बोलते हैं कि ये छोटी रह गई फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इसकी रेंज 10⁻⁻10 से लेके इन्फानाइट तक जाती है। अब फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गई, इसकी रेंज इन्फानाइट होती है। फोर्स कंजर्वेटिव का क्या मतलब है? +1 में हमने पढ़ा था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नहीं वर्क डन, सॉरी फोर्स पढ़ा था। मतलब द वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वो कंजर्वेटिव होती थी। इफ द फ्रिक्शनल फोर्स है जैसे, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ आ गई बात? ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज इसकी पता होनी चाहिए। मतलब वर्क डन ओवर द क्लोज्ड पाथ क्या होगा, बाय दिस फोर्स इज जीरो होगा।
ये भी पता होना चाहिए। जो ये फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन ओवर अ कंप्लीट पाथ, सर्कल में अगर वर्क डन करें तो जीरो होगा। बस इतनी सी बातें रख ले याद, बाकी फिर बता दूंगा, ठीक है। ओके। तो ये इतना हमने आज पढ़ लिया। बाकी न्यूमेरिकल्स तो कल ही होंगे फिर, आज तो थोड़ा ही रह गया, फिर कॉन्सेप्ट और भी बताने हैं, फिर ही शुरू करना, अभी करना मत न्यूमेरिकल। ठीक है, पहले 5 कर लेना बस, आगे अभी करने नहीं है। पहले मैं पढ़ाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि तूने अगर पढ़ लिए तो गड़बड़ कर देगी। ठीक है, अपने बना लेगी कंसेप्ट, वो ठीक नहीं है। पहले एक बार मेरी सुन ले, उसके बाद फिर तू बनाना, फिर सेट हो जाए। ओके बाय।